श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डीएनए की संरचना में आपने देखा था कि डीएनए में यह एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है। तो दो बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का एक डिस्टेंस होता है। इस तरीके से जितने भी बेस पेयर्स हैं, अगर उसमें इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डीएनए की कितनी लेंथ है ये निकल आएगा। तो यह अगर टोटल लेंथ हमको मालूम है तो पूरे लेंथ में अगर हम दो बेस पेयर्स के बीच की दूरी जो कि 0.34 नैनोमीटर है उससे डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हमको मालूम हो जाएंगे। बच्चों, जो ये मैमेलियन सेल है यानी स्तनधारी की जो कोशिका है, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो बेस पेयर्स है वो है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं। अब हम लोग जानते हैं कि दो जोड़ी क्षार जो है इसके बीच की दूरी है 0.34 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁹ से, तो इस तरीके से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसमें यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2.2 मीटर। यानी मैमेलियन सेल में जो डीएनए की लंबाई है वो लगभग 2 मीटर है, जबकि न्यूक्लियस जो है उसका व्यास लगभग 1 माइक्रोन के आसपास है। तो 1 माइक्रोन के व्यास वाले न्यूक्लियस में 2 मीटर लंबा डीएनए जो है कैसे वो आता होगा, तो ये कमाल की बात है। तो यानी डीएनए को किसी ढंग से वो मुड़ करके उसमें रहना पड़ता है, या तो इस तरीके से डीएनए को पैकेजिंग, तो डीएनए की जो पैकेजिंग है ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ बच्चों देखिए, ई कोलाई का जो डीएनए की लेंथ है 1.36 मिलीमीटर। तो अब आपको बताना है कि इसमें कितना बेस पेयर्स है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। तो आप इस लेंथ को पहले आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁶ नैनोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये मिलीमीटर में है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.3, डिवाइड कर दीजिए 0.34 नैनोमीटर से, तो ये करीब 3.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ बेस पेयर्स ये वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि 2 मीटर लंबे डीएनए को एक न्यूक्लियस में आने के लिए डीएनए की पैकेजिंग की बहुत ज़रूरत है। आप देखिए बच्चों, 1974 में दो वैज्ञानिक थे, एडा ओलिन्स और डोनाल्ड ओलिन्स। इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक्चुअली एक संरचना देखी थी क्रोमैटिन की, और यह संरचना मोती के माले के जैसे थी। इसको थोड़ा सा हम लोग और बड़ा करके देखते हैं। तो इस तरीके से अब आप देखिए, ये मोती के माले की जैसी है। ये गोल गोल जो संरचना है ये न्यूक्लियोसोम है, और उसके बीच दो मोतियों के बीच में डीएनए है एक्चुअली। और चूँकि ये संरचना देखने में मोती के माले की जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले ओलिन्स और ओलिन्स ने इसको देखा था, और फिर रोजर कॉर्नबर्ग ने क्या किया था कि इसके बारे में बताया था कि इसमें दरअसल हिस्टोन प्रोटीन होता है और डीएनए का लगभग 200 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बताया रोजर कॉर्नबर्ग ने, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर में बताया। बाद में ये कॉर्नबर्ग और थॉमस ने एक मॉडल दिया था जिसको कि न्यूक्लियोसोमल मॉडल है। ये मॉडल किस लिए है कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है ये मॉडल बताता है। और फिर इस मॉडल को कंफर्म किया था आउडेट ने 1975 में। तो आउडेट के नाम पर भी इसको हम कहते हैं आउडेट मॉडल ऑफ क्रोमैटिन स्ट्रक्चर।
या हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, या और इसका नाम है न्यूक्लियोसोमल मॉडल। तो न्यूक्लियोसोमल मॉडल हमें क्या बताता है? हमें यह बताता है कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। अब न्यूक्लियोसोमल मॉडल एक्चुअली कहता क्या है, क्या बताता है? नहीं तो न्यूक्लियोसोमल मॉडल हमें ये बताता है कि जो डीएनए है यह हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर टाइटली पैक होता है और गोल गोल मोती की जैसी रचना बनाता है, और बाद में फिर आगे की जो पैकेजिंग हो करके फिर क्रोमोसोम बना लेता है। आइए हम लोग देखें कि डीएनए जो है, डीएनए दरअसल डीएनए के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, और हिस्टोन जो प्रोटीन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स हैं। अब हिस्टोन बेसिक क्यों हैं? क्योंकि इनमें करीब 20 से 30% जो हैं आर्जिनिन और लाइसिन, ये जो 2 अमीनो एसिड्स हैं, ये एक्चुअली इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इसमें ये जो साइड चेन है इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, और इन्हीं दोनों के वजह से खास करके हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बेसिक प्रोटीन्स ये पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है ये 5 प्रकार के हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब आप देखें कि यह एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम हैं। तो क्रोमोसोम को बाहर दिखाया गया। क्रोमोसोम को अगर खोल दिया जाए, क्रोमोसोम तो हाईली पैक्ड है, इसकी पैकिंग है, और इसको अगर आप खोल देंगे, देखिए कॉइल की जैसी रचना खुल रही है और खुलते खुलते ये और खुल जा रही है, और अंत में बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई पड़ रहा है। यानी इसमें गोल गोल मोतियों की जैसी रचना दिखाई पड़ रही है, और उसके बीच में दरअसल डीएनए है। तो ये ऐसा लगता है धागे के जैसा है, और बीड्स यानी मोती हैं, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ये जो गोल रचनाएं हैं ये न्यूक्लियोसोम है। और देखिए फिर और हम अगर इस हिस्टोन प्रोटीन को हटा दें तो फिर ये डीएनए ऐसा खुल जाता है। तो डीएनए का ये डबल हेलिक्स है, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के पहले एक न्यूक्लियोसोमल फाइबर बनाता है, और उसके बाद ये फिर ये स्प्रिंग की तरह मुड़ करके और एक मोटा फाइबर बनाता है, जिसे हम कहते हैं सोलिनॉइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोसोमल फाइबर का अगर इसको देखें कितना मोटा है, तो ये करीब 11 नैनोमीटर ये मोटा है, और ये जो न्यूक्लियोसोमल फाइबर है ये करीब 30 नैनोमीटर ये है, मोटा है। और उसके बाद ये फिर सुपर कॉयल बनाता है, कॉयल का भी एक कॉयल बनाता है सुपर कॉयल। तो ये करीब 300 नैनोमीटर इसका व्यास होता है। उसके बाद फिर कॉयल बनाता है, फिर 700 नैनोमीटर का ये क्रोमेटिड 700 नैनोमीटर व्यास वाला ये क्रोमेटिड संरचना बन जाता है, और फिर फर्दर कॉइलिंग होती है तो पूरा क्रोमोसोम बन जाता है, और ये करीब 1400 नैनोमीटर इसकी मोटाई होती है। चलिए हम लोग देखें एक न्यूक्लियोसोम की संरचना क्या है। आप ये देखिए कि यह जो है ये गोल गोल सा, ये एक्चुअली हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं। हिस्टोन प्रोटीन के जो अणु हैं 8 अणु हैं, और इनको हम कहते हैं ऑप्टामर। तो कौन कौन से हैं? H1 देखिए बाहर है, ये है पीले रंग का H1 बाहर है। बाकी H2A के 2 अणु, H2B के 2 अणु, H3 के 2 अणु और H4 के 2 अणु। तो हिस्टोन 5 प्रकार के हैं, तो H1 बाहर रहता है। यानी डीएनए देखिए, डीएनए जो है ये हिस्टोन का जो 8 अणु है, ऑक्टामर कहते हैं, इसके ऊपर करीब 1.25 चक्कर लगाता है, यानी 1.75 राउंड। तो 1.25 चक्कर लगाने के बाद बाहर निकल जाता है। तो डीएनए जहाँ से इंटर करता है और जहाँ से बाहर निकलता है, इन्हीं दोनों सिरों को पकड़ने का काम H1 प्रोटीन करता है। हम लोग इस संरचना में भी देख सकते हैं, ये देखिए 8 अणु हैं कुल। तो 8 अणु जो है ये हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर हैं। H1 छोड़ करके बाकी सभी के 2-2 मॉलिक्यूल्स हैं।
तो इस तरीके से ये देखिए डीएनए है, डीएनए इसके साथ जब जुड़ जा रहा है तो क्या बना रहा है, ये न्यूक्लियोसोमल फाइबर बना रहा है। और फिर न्यूक्लियोसोमल फाइबर क्या करता है, यानी इसका करीब इसका व्यास 11 नैनोमीटर है और फिर ये स्प्रिंग जैसी रचना बनाता है, स्प्रिंग बनाता है। तो जब स्प्रिंग बनाएगा तो ये 30 नैनोमीटर इसका व्यास हो जाता है। अब इसमें भी आप और क्लियर कट देख सकते हैं कि यह जो ब्लू कलर से दिखाई पड़ रहा है ये 8 मॉलिक्यूल हैं हिस्टोन प्रोटीन के, H1 को छोड़ करके बाकी क्या क्या है, H2A के 2 अणु हैं, H2B के 2 अणु हैं, H3 के 2 अणु हैं, H4 के 2 अणु, इस तरीके से कुल 8 अणु हैं। तो इस तरीके से 8 अणु हैं, तो ये कहलाता है ऑक्टामर कहलाता है। तो इस ऑक्टामर के ऊपर डीएनए 2.25 चक्र लगा करके फिर बाहर निकलता है। तो डीएनए का वो हिस्सा जो 2.25 चक्र लगाता है इसको हम कहते हैं कोर डीएनए। हम लोग अगले चित्र में अब आप देखिए ये 2 न्यूक्लियोसोम्स हैं, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में ये डीएनए का हिस्सा भी है। तो इस तरीके से उसको कहते हैं लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए को भी सबसे पहले देखा था ओलिन्स और ओलिन्स ने ही। तो लिंकर डीएनए में 8 से लेकर के 114 बेस पेयर्स होते हैं और बाकी यह कोर डीएनए के ऊपर जो कोर ऑक्टामर का जो कोर है इसके ऊपर जो डीएनए का हिस्सा है ये कहलाता है कोर डीएनए और इसमें 146 बेस पेयर्स होते हैं। तो इस तरीके से टोटल करीब अगर आप मान लें लिंकर डीएनए का आधा इसमें जोड़ दीजिए आधा इसमें, तो एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर्स आते हैं। तो इस तरीके से डीएनए जब न्यूक्लियोसोमल थ्रेड बनाता है तो ये डीएनए पैकेजिंग का ये पहला लेवल है। सो दिस इज़ फर्स्ट लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग। चलिए हम लोग अपने अगले चित्र में देखें। अब जब न्यूक्लियोसोमल थ्रेड बन जाता है तो न्यूक्लियोसोमल थ्रेड यहाँ पे 10 नैनोमीटर लिखा है, 11 नैनोमीटर एक्चुअली है ये। तो जो न्यूक्लियोसोमल थ्रेड है जो जिसकी मोटाई जो है 10 या 11 नैनोमीटर है, अब यह स्प्रिंग बनाता है। तो जब स्प्रिंग बनाएगा तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा और ये 30 नैनोमीटर इसका व्यास हो जाएगा, इसकी मोटाई हो जाएगी। इस तरीके से न्यूक्लियोसोमल थ्रेड के बाद जो कि करीब 10 नैनोमीटर है, उसके बाद जब स्प्रिंग बनाने के लिए कुछ दूसरे प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर से दिखाई पड़ रहा है, इनको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यानी NHC प्रोटीन कहलाते हैं। ये दरअसल एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं और यह जो है न्यूक्लियोसोमल फाइबर के आगे की जो पैकेजिंग होती है उसमें ये मदद करते हैं, यानी क्रोमोसोम बनने तक ये इसमें मदद करते हैं। तो बच्चों न्यूक्लियोसोमल जो थ्रेड है अब यह क्या कर रहा है, एक स्प्रिंग जैसी रचना बना रहा है। तो जो धागा बनेगा, जो फाइबर बनेगा उसको हम कहते हैं सोलिनॉइड। तो जो सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड फाइबर है वो 30 नैनोमीटर व्यास वाला है। और तो इस तरीके से जो स्प्रिंग बनता है उसमें एक चक्र में लगभग 6 न्यूक्लियोसोम्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये H1 प्रोटीन जो है वो जो चक्र है उसके भीतर ये है। तो H1 प्रोटीन्स वास्तव में फर्दर लेवल ऑफ कंडेंसेशन में यहाँ पे सहायता कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखें। अब ये देखिए थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग है। यानी हम लोगों ने क्या क्या देखा, जो डीएनए था पहले न्यूक्लियोसोमल थ्रेड बनाया, उसके बाद न्यूक्लियोसोमल थ्रेड जो है यह स्प्रिंग जैसी रचना बना करके क्या बनाता है, सोलिनॉइड बनाता है। अब जो सोलिनॉइड है तो सोलिनॉइड देखिए यहाँ पे सोलिनॉइड 30 नैनोमीटर इसका व्यास है। तो अब ये सोलिनॉइड जो है ये देखिए एक लाल सी ऐसी स्प्रिंग जैसी रचना दिखाई पड़ रही है ना, इसका नाम है स्कैफोल्ड। ये स्कैफोल्ड है, ये भी प्रोटीन का बना रहता है। और अब इस स्कैफोल्ड के ऊपर जो सोलिनॉइड है जो कि 30 नैनोमीटर व्यास वाला है, मोटाई वाला है, इसके ऊपर देखिए लूप बना रहा है ना। तो ये लूप बना रहा है, ये बहुत सारा लूप बना रहा है और इसका फोल्ड खुद स्प्रिंग की तरह मुड़ा हुआ है।
इस तरीके से एक और मोटा एक फाइबर बन जाता है। तो इस तरीके से उस फाइबर को ये जो उससे हायर लेवल ऑफ ये फाइबर बन जाता है, उसकी मोटाई लगभग 300 नैनोमीटर का हो जाता है। और उसके बाद उसके बाद जो स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर स्प्रिंग के जैसी रचना, ये यानी सुपर कॉइलिंग, और फिर आगे की कॉइलिंग हो जाती है, जिसके वजह से पैकेजिंग होता है। तो आप इसमें इस डायग्राम में देखिए, ये डीएनए है, करीब इसकी मोटाई है 2 नैनोमीटर की है। और जब ये न्यूक्लियोसोम बनाता है, न्यूक्लियोसोमल थ्रेड बनाता है, तो ये 11 नैनोमीटर इसका है, इसका मोटाई है। उसके बाद जब ये स्प्रिंग की जैसी रचना बना करके, तो ये क्या है, सोलेनॉइड फाइबर है। ये 30 नैनोमीटर का है सोलेनॉइड फाइबर। उसके बाद स्कैफोल्ड के ऊपर जो ये लूप बनाता है, और स्कैफोल्ड स्वयं स्प्रिंग की जैसी रचना बनाता है, तो इसकी मोटाई जो है वो 300 नैनोमीटर की है। तो स्कैफोल्ड लूप बनाता है। उसके बाद ये 700 नैनोमीटर का और मोटा ये थ्रेड बन जाता है सुपर कॉइलिंग की वजह से, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड। फिर और सुपर कॉइल का भी सुपर कॉइल बन जाता है, फिर ये क्रोमोसोम बना लेता है। इस तरीके से बच्चों आप यहाँ बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 2 नैनोमीटर है, फिर 11 नैनोमीटर है, फिर 30 नैनोमीटर है, और इसका फोल्ड देखिए 300 नैनोमीटर का है, और फिर ये क्रोमैटिड लेवल पर है, ये 700 नैनोमीटर का है, फिर 1400 नैनोमीटर ये इसकी मोटाई है क्रोमोसोमल थ्रेड की। चलिए हम लोग आगे देखें। अगर न्यूक्लियस को देखा जाए, जो कि डिवीज़न, जिसमें सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है, तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर आपको एक जाल जैसी रचना दिखाई पड़ेगा। तो उसको हम कहते हैं रेटिकुलम कहते हैं, क्रोमैटिन का एक रेटिकुलम कहलाता है। तो अगर उसको कलर किया जाए तो उसमें 2 तरह से कलर होता है, एक डार्क कलर, एक लाइट कलर। तो लाइट कलर वाला हिस्सा देखिए, ये दरअसल ये न्यूक्लियोसोमल ये थ्रेड है, यानी इससे और पतला नहीं हो सकता। तो ये न्यूक्लियोसोमल थ्रेड है, ये डीएनए है, और ये हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ये, यानी ये न्यूक्लियोसोम बना रहा है। तो ये यूक्रोमैटिन, ये वाला, यानी ये वाला हिस्सा, ये जो है हल्के रंग से ये कलर होता है, तो इसको हम यूक्रोमैटिन कहते हैं। ये एक्टिव होता है, इसमें एमआरएनए बनता रहता है, ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। और बाकी का हिस्सा जो कि डार्क कलर का होता है, देख रहे हैं ये इसकी पैकिंग है, इस तरीके से यह इनएक्टिव है, यानी यह ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं करता है, तो इसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। तो बच्चों तो न्यूक्लियस के अंदर जो है यूक्रोमैटिन है और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन एक्टिव रहता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, इनएक्टिव रहता है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।